नमस्कार। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। देश की राजधानी दिल्ली डबल मर्डर से एक बार फिर से दहल गई है। साउथ दिल्ली के संगम विहार में जहां आरोपियों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर चाकुओं से गोदकर बेरहमी से मार डाला, तो वहीं खजूरी खास इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहला केस साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके का है, जहां शुक्रवार शाम एक 26 साल के युवक को बदमाशों ने घेर लिया। युवक अपने जान बचाने के लिए यहां वहां भागता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसकी दौड़ा दौड़ा कर हत्या कर दी। उसके शरीर पर चाकुओं से एक के बाद एक कई बार हमले हुए और युवक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी। संगम को गंभीर हालत में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय संगम के रूप में हुई है। तो वहीं वारदात के बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली है। वारदात साउथ दिल्ली के संगम विहार में हुई। यहां रतिया मार्ग पर बेखौफ होकर 3 बदमाशों ने युवक संगम पर हमला किया। वहीं वारदात के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। तो दिल्ली में कानून व्यवस्था एक बार फिर से ध्वस्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर ये मामला सामने आया, अब इस मामले में एक बार फिर से दिल्ली में प्रशासन की कहीं ना कहीं किरकिरी एक बार फिर से हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में डबल मर्डर का ये मामला, जहां पर एक युवक को चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की गई, तो दूसरे की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली जो है वो एक बार फिर से डबल मर्डर से दहल गई है। संगम विहार में आरोपियों ने युवक को दौड़ा दौड़ाकर चाकुओं से गोदकर बेरहमी से मार डाला, तो वहीं खजूरी खास इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि दूसरी घटना खजूरी खास की है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो भी आपको बता रहे हैं और तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर 2 हत्याएं एक दिन में की गई और राजधानी दिल्ली एक बार फिर से डबल मर्डर से दहल गई है। आपको बता दें कि दूसरी जो घटना है वो खजूरी खास की है, जहां पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि गली नंबर 21 बी ब्लॉक श्रीराम कॉलोनी में एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। मौके पर जाकर देखा तो युवक के सीने में गोली लगी हुई थी। वो खून से लथपथ था। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 19 वर्षीय सोहेल के रूप में हुई है। वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था। सोहेल कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यानी कि एक तरफ 19 साल और दूसरी तरफ 26 साल के युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी, जिसके बाद से दिल्ली में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संगम विहार में जो वारदात हुई उसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और इसके साथ ही पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान भी कर ली है। वारदात साउथ दिल्ली के संगम विहार की है। यहां रतिया मार्ग पर बेखौफ होकर 3 बदमाशों ने युवक संगम पर हमला किया था। आपको बता दें कि वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार वाले सदमे में है। युवक की मां का रो रो कर बुरा हाल है और पिता अपने बेटे को याद कर फफक कर रो पड़े।
तो आपको बता दें कि संगम विहार केस में पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान कर ली है। खजूरी खास केस में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और जांच भी शुरू कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से डबल मर्डर से दहली है और जिस तरीके से डबल मर्डर हुआ उसके बाद से कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है और एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। अब इस पर तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये हत्या हुई, दो युवकों की हत्या हुई, एक की चाकू से गोदकर हत्या की गई और दूसरे को गोली मारकर उसकी हत्या की गई। इससे कहीं ना कहीं इलाके में दहशत का माहौल है। पहला केस साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके का है, जहां शुक्रवार की शाम एक 26 साल के युवक को बदमाशों ने घेर लिया। युवक अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसकी दौड़ा कर हत्या कर दी। उसके शरीर पर चाकुओं से एक के बाद एक कई बार हमले किए गए। युवक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक ना सुनी। संगम को गंभीर हालत में छोड़कर आरोपी मौके से फरार भी हो गए। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय संगम के रूप में हुई है। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। जतेंद्र पोल जी, नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल आनंद जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और आरपी उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं राहुल आनंद जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, सीधे तौर पर आरोप आप पर लगते नजर आ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। देखिए मुस्कान जी, दिल्ली की यथास्थिति जो है अगर उसको समझना है तो सबसे पहले हमें चलना होगा, थोड़ा पीछे चलना होगा और इस बात पे प्रकाश डालना अति आवश्यक होगा कि जो भी घटना घटती है उसको शून्य करने की क्षमता किसी भी प्रशासन के अंदर नहीं है, पहला। दूसरा ये कि जो घटना जहां घटी है तो वो किस आधार पे घटी है, जहां घटी, क्या आपसी पारिवारिक विवाद में वो घटना घटी है या कोई अन्य कारण है। तीसरा, अगर इसके ऊपर हम चर्चा करें तो ये एक महत्वपूर्ण अंग बनता है कि केंद्र सरकार को हर वक्त कटघरे में खड़ा करना कितना उचित होगा अगर दिल्ली पुलिस, खास करके दिल्ली पुलिस का जो मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय के अंदर में होता है, ये इसकी वजह से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना कितना उचित होगा। दूसरी बात, और मैं चौथी बात इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो भी घटना घटी, पुलिस का जो काम है, प्रशासन का जो काम होता है, घटना करने वाले आरोपित को पकड़ना और उस पर क्या एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है, इसकी जांच करना और भविष्य में घटना ना घटे, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे चले, जो मैंने पहले जो दूसरा पॉइंट मैंने कहा था उसमें कहा था कि घटना शून्य पूरे विश्व में कहीं नहीं की जा सकती है, ये एक सच्चाई है, लेकिन इसमें जो जवाबदेही तय होती है, देखिए जीएनसीटीडी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक, जो दिल्ली सरकार के अधिकार को जो स्पष्ट किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य, जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, जिसमें शिक्षा वगैरह सम्मिलित है, ये चार चीजें जो है वो वहां की सरकार, मतलब राज्य सरकार के अधीन आती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि दिल्ली के अंदर जो 80,000 पुलिसकर्मी कार्यरत और 149 जो पुलिस स्टेशन है और जो खास करके जो समस्याओं का, दिल्ली की जो जनसंख्या है लगभग 4.5 करोड़ के आसपास, उसके आधार पे जो 149 पुलिस स्टेशन है वो कितनी तेजी से निष्पादन करता है, ये एक सोचने वाली बात है और ये पूछने वाली बात है। लेकिन इसका अगर उत्तर मैं दूं तो मैं इसका यही उत्तर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मैं जानता भी हूँ जो दिल्ली पुलिस के अधीन कार्य करते हैं। तो अगर डाटा लेकर देखा जाए तो केस निष्पादन क्षमता, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से वहां पे वीआईपीज वगैरह रहते हैं, इसलिए उन केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस को रखा जाता है और जो कार्य निष्पादन की जो क्षमता है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा है कि कितनी तत्परता के साथ, कितनी तेजी से कोई घटना घटती है तो उसके ऊपर कितनी तेजी से एक्शन लिया जाता है और खास करके आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो राजनीतिकरण होते हैं पुलिस को लेकर, उन सब चीजों से बचना चाहिए। ठीक है जतेंद्र पॉल जी, दिल्ली में एक बार फिर से डबल मर्डर हुआ और ये पहली बार तो नहीं है, लगातार हम ऐसी घटनाएं दिल्ली में देखते आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली है, जो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सुरक्षित नहीं बची है कहीं से भी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है
इसमें अफसोस है, दो नौजवान लड़कों की हत्या की गई। लेकिन बात सीरियस ऐसे भी बन जाती है जैसे अभी थोड़ी देर पहले जहांगीरपुरी वाली घटना हुई थी। तो सारा कुछ अगर उसका समअप किया जाए तो बात तो फिर वही लॉ एंड ऑर्डर पर आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार होम डिपार्टमेंट के अधीन है। अब दिल्ली सरकार आपका कोशिश कर तो रही है कि कुछ ना कुछ तो उनके पास होना चाहिए। एक एसएचओ तक की ट्रांसफर नहीं की जा सकती, सारा कुछ एलजी को दे रखा है और पुलिस की टोटल कंट्रोल है जो पुलिस का वो गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के पास है। तो कैसे किया जाए? लेकिन एक बात जरूर है भी ऐसी घटनाएं जो होती है वो होनी नहीं चाहिए। इसके लिए मिल के काम करना चाहिए सभी को। और जहाँ दिल्ली सरकार की जरूरत है पुलिस को उसकी जरूरत उसकी हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन ये काफी देखने को आया है। इससे पहले एक बार एक मर्डर केस हुआ था, रेप केस था उसमें उसके साथ, तो उसमें भी दिल्ली पुलिस की कोई इतना अच्छा रोल नहीं दिखाया, बहुत लंबा उसको लेकर गए। तो ऐसी घटनाएं जब होती है मन तो दुखी होता है सभी का, तो इसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ पुलिस को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी जाए। सिर्फ निंदा करने से तो कुछ नहीं होगा, दुख जताने से कुछ नहीं होगा। आप दोनों को आपस में मिलकर ये काम करना होगा, क्योंकि सरकार तो दोनों के वहां पर है। आपकी सरकार है तो कानून व्यवस्था उनके हाथ में, दोनों को मिल बांट कर काम करना होगा। उपाध्याय साहब, ये मैं आ रही हूँ जितेंद्र जी, ये कहाँ तक सही है? यहाँ पर जब भी कोई भी ऐसी घटना होती है, चाहे आप जहांगीरपुरी की घटना ले लीजिए या फिर अब की ये जो घटना है, और याद आता है इस समय में वो निर्भया कांड, जब वहां पर वो लड़की जब पड़ी रही वहां पर सड़क पर, उस समय भी ये बात सामने आ रही थी कि किस थाने के अंतर्गत ये मामला आता है। ये सब चीजें देखने को मिल रही थी और यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। अब दोनों सरकारें कह रही है कि कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, तो आखिर किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बड़ी निंदनीय घटना है और समाज में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है वो भी चिंता का विषय है। सरकारें अपना दायित्व निभाएं तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। क्विक एक्शन हो, जिम्मेदारी तय हो। ये बात अलग है, आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं थी तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए सीधा का इस्तीफा मांगा जाता था। अगर लॉ एंड ऑर्डर की दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं है तो आप सीधा का इस्तीफा किस आधार पर मांगते थे? ये प्रश्न खड़ा होता है। जैसे आपने बताया तो देखिए, पुलिस का एक रिफॉर्म की जरूरत है। पुलिस आम जनता के लिए हो और आम जनता में एक विश्वास पैदा हो। ये नहीं है कि पुलिस कार्य नहीं करती है, 24-24 घंटे पुलिस काम करती है, अपना घर परिवार छोड़कर जनता की सेवा में तत्पर रहती है। और मैं राहुल आनंद की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घटनाओं को शून्य कहीं नहीं किया जा सकता, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, लेकिन इन पर लगाम लगाई जा सकती है। पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किया जा सकता है और जब जिम्मेदारी तय होगी और एक्शन होना चाहिए। जिस थाने की भी घटना है या जो भी बीट अफसर वहां का है, क्लोज मॉनिटरिंग हो और जवाबदेही तय हो तो पुनरावृत्ति को जरूर रोका जा सकता है। और एलजी के पास पावर हैं या दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, ये कह देने से जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिल जाती है। हम सबकी जिम्मेदारी है, इवन देन हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि समाज में जो एक विकृत मानसिकता पैदा हो रही है उस पर चिंतन करने की जरूरत है। एक व्यक्ति कैसे ऐसा निर्दयी हो जाता है कि वो चाकुओं से गोद देता है, तो उसकी संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं। उस परिवार पर क्या बीतती है
जिसका बच्चा जाता है, ये हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। यथार्थ में जिस माँ का बेटा गया है, जिस बहन का भाई गया है, उस परिवार से जाके पूछिए कि वेदना क्या होती है। हम्म। तो हम लोगों को संवेदनशील होना होगा और समाज में जो इस तरह की विकृतियां आ रही हैं, अपराध जो बढ़ रहा है, इस पर अंकुश लगाना होगा। सिर्फ सरकारों की जिम्मे नहीं है, समाज का भी कर्तव्य होता है। जहां संविधान अधिकार देता है वहां कर्तव्य भी बताता है। एक व्यक्ति है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, 2-4 आदमी उसका मर्डर कर रहे हैं, हम देख के निकल जाते हैं, खड़े नहीं होते हैं मदद के लिए। और तो और मैंने देखा है मुस्कान, जब इस तरह की घटना कोई घट जाती है उसके बाद अस्पताल ले जाने में भी देरी होती है। हम सब कई लोग बार लिंगर ऑन ये करते चीजें हैं। इसलिए भी होती है ना उपाध्याय साहब, क्योंकि हमारी जो इस समय कानून प्रणाली है, कानून प्रक्रिया है, वो कुछ इस तरीके की है, और इसीलिए कई बार ऐसी चीजें होती है। जब भी एक इसी तरीके की कोई हत्या होती है तो इंसान उसमें जाने से बचता है कि कहीं हम पर ही कोई इल्जाम ना आ जाए। देखिए, ये घटना हमें मैं आ रही इस हूँ आनंद तरीके साहब। से देखना होगा कि कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता बिल्कुल। है। आज मैं अगर आंख बचा के निकल जाता हूँ, कल मेरे साथ होगा तो दूसरा व्यक्ति आंख बचा के निकल लेगा। तो ये तो हम लोगों को आगे आकर पहल करनी होगी। कोर्ट भी समय समय पर कहता है कि भाई आप अस्पताल पहुंचाइए, आपको कोई पूछताछ होगी, आपके कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर भी हम लोग ऐसे नहीं होते हैं और मूक दर्शक बनकर जब तक समाज में इस तरीके से हम देखते रहेंगे तो दूसरे लोगों का हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है प्रयास उपाध्याय साहब। करने चाहिए जी। राहुल आनंद जी, कानून व्यवस्था को तो आपको सुदृढ़ करना होगा। मैं मानती हूँ आपकी बात कि आप कह रहे हैं कि शून्य नहीं किया जा सकता, ये बात वाजिब सी है। किसी भी चीज को शून्य नहीं किया जा सकता, हम 100% कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर लगाम तो लगनी चाहिए। अब देखिए, एक रोहिणी कोर्ट का ही अगर मैं जिक्र करूं तो न जाने कितनी ही बार वहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट के अंदर इस तरीके से फायरिंग के मामले जब आते हैं तो कैसे मान लिया जाए कि दिल्ली सुरक्षित है? देखिए मुस्कान जी, कड़ा से कड़ा प्रावधान संविधान के अंदर बनाया गया है और संविधान के तहत लोगों को सजाएं भी दी जाती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर चर्चा करें संविधान के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ तो बहुत ज्यादा अनुभवी लोग भी उपस्थित हैं इस चर्चा में। तो संविधान के 69वें संशोधन विधेयक जो दिसंबर 1991 में आई थी, दिल्ली को आंशिक रूप से जो दर्जा देने का काम किया गया था, संविधान के 7वें अनुच्छेद की अगर धारा की बात कर ले तो 1, 2, 3, 1, 2 और 18 के तहत राज्य सरकार को मिलने वाले प्रशासन की अगर हम बात कर ले इसके तहत, तो वो कितने सफलतापूर्वक केंद्र ने अपने अधीन रखा। केंद्र के पास उसको रखने की जो कैपेसिटी है, मैं आपको थोड़ा सा और उससे चर्चा करना चाहूंगा। अगर आप दिल्ली पुलिस की बजट की बात कर लेना, तो मैं आपको बताऊंगा, बजट 13-14 का ही कर ले तो दिल्ली पुलिस को 4455 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। और ये राज्य के लिए बहुत बड़ी, अगर दिल्ली पुलिस को राज्य के अधीन किया जाता है तो राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, जिसका सामना वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर क्राइम कंट्रोल रिपोर्ट की भी अगर हम बात कर ले, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, उसके आधार से भी देखें तो जो निष्पादन की जो प्रक्रिया है वो दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब ये संतोषजनक आंकड़ा कितना है ये तो आप इसकी जानकारी दीजिए। लेकिन हमारे देश के अंदर हमने देखा है पहले भी जब सरकारें थी, जब घटना घटा करती थी तो उस समय पुलिस का रवैया किस प्रकार से होता था और अब पुलिस में क्या पारदर्शिता आई है, अंतर तो जरूर आया है। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है, जो राज्य सरकार वहां की है, वो जो केंद्र सरकार के ऊपर जो आरोप लगाकर बस अपने को खंडन कर अपने हाथ को ऊपर कर लेती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जो एक बात बोली अभी चर्चा की शुरुआत में, GNCTD दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक की जो बात की, उसमें 4 तरह की बातें की गई। एक स्वास्थ्य, जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये 4 चीज है जिससे पुलिस भी आती है। कुछ जवाबदेही उनकी भी तय होती है। अगर लेकर चले, हमारे साथ आम आदमी के प्रवक्ता उपस्थित हैं, अगर आप पंजाब पे चलिए तो पंजाब पे तो ग्रेनेड से पुलिस मुख्यालय पे हमला हो गया था।
वहां तो अशांति और अस्थिरता का माहौल है। इनके राज्य सरकार के अधीन पुलिस आती है, फिर भी इन्होंने कितनी कठोरतम कार्रवाई की। तो सवाल ये उठता है कि आपकी क्षमता कितनी है। मैंने जो आंकड़े दिए, मैंने जो आपसे बताया और आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच भी मैंने जो रखा 149 पुलिस स्टेशन का मैंने जिक्र किया, इसमें निष्पादन प्रक्रिया में सरलता आई है, पहले से अभी में काफी सरलता आई है। और जो अब इंसिडेंट घटा है उसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम ही होगा। उसके ऊपर पुलिस ने एक्शन भी लिया है और गिरफ्तारी बहुत तेजी से चल रही है, जांच में भेज दिया गया है और थोड़ी देर बाद जब उसके रिपोर्ट्स आएंगे तो खुद ये पता चल जाएगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया से अगर इसके ऊपर देखा जाए तो ये आपसी कलह और कुछ आपसी मतभेद को लेकर ये हत्या हुई है। जी ठीक है, जतिंद्र पॉल जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। उपाध्याय साहब ने आपसे ये पूछा था कि अगर केंद्र सरकार के अंडर ही आती है दिल्ली पुलिस तो फिर शीला दीक्षित का इस्तीफा क्यों मांगा जाता था? नहीं, कोई ऐसी बात दिल्ली शीला दीक्षित का इस्तीफा तो एक पॉलिटिकल बात होती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो वो तो सभी स्पष्ट है। एक बात मुस्कान जी करनी चाहिए यहाँ, जो बहुत गंभीर बात विषय है भी, ऐसी कौन सी बात है, दिल्ली बेशक हमारे देश की राजधानी है, तो पुलिस को क्यों केंद्र सरकार ने अपने पास रखा? अगर यहाँ वहाँ वीवीआईपी रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी में तो पहले ही सीआरपीएफ और बीएसएफ को लगा रखा है। ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली पुलिस ही सारा काम कर रही है। दिल्ली पुलिस को 2 हिस्सों में बांटा भी जा सकता है। मतलब कि ऐसी बात नहीं। आप ये हिस्सों में बांटने की बात क्यों करते हैं? अभी पहले 3 हिस्सों में एमसीडी को बांटा था, उसके बाद उसका एकीकरण किया गया। जब आपके पास एक पूर्ण राज्य है, अब आप दिल्ली पुलिस को बांटने की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये हो जाएगा कि ये हिस्सा दिल्ली पुलिस के, ये हिस्सा आम आदमी पार्टी के दिल्ली पुलिस के अंडर आता है और ये हिस्सा बीजेपी के दिल्ली पुलिस के अंडर आता है। एमसीडी को हमारी सरकार ने तो बांटा नहीं है। ये तो पहले वाली बातें हैं मुस्कान जी। अब उसको एक भी उन्होंने किया है जिन्होंने बांटा था। वो तो अगर उसकी गहराई में जाए तो बहुत बड़ी बात निकल आती है। लेकिन बात तो ये है ना, इस समय जो दिल्ली में हुआ है, बात तो उसकी है। अभी ये जो हुआ है वो बहुत संवेदना वाली घटना है। एक 2 नौजवानों की हत्या होगी तो दोनों राज्य सरकार की मदद भी लेनी चाहिए। अभी आगे से ऐसी घटनाओं पर कैसे नियमित किया जा सकता है? अगर दिल्ली पुलिस काम नहीं करेगी, अगर दिल्ली पुलिस काम नहीं करेगी तो आप कोई पत्र लिखेंगे एलजी को? कोई कार्रवाई आपकी तरफ से की गई, कब लिखेंगे? नहीं, दिल्ली पुलिस भी मुस्कान जी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस ने काम नहीं किया, उसी समय इस जो भी दोषी है उनको पकड़ लिया है और कार्रवाई हो रही है। बाकी अभी घटना में फर्क होता है। ये बात क्राइम वाली जो बात है और आतंकवादी हमले वाली बात है, दोनों में डिफरेंस होता है। आतंकी हमले वो प्लान तरीके से किए जाते हैं। ये जो है क्राइम, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है अगर ऐसा माहौल पैदा किया जाए। लेकिन अगर घटना हो भी जाती है तो इसमें दिल्ली पुलिस को शाबाशी देनी बनती है। उन्होंने तुरंत कंट्रोल किया है इसका। ठीक है उपाध्याय साहब, अब ये मांग उठ रही है कि दिल्ली पुलिस का भी कहीं ना कहीं बंटवारा कर दिया जाए, 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। मैं आ रही हूँ आनंद साहब, एक छोटी सी बात यह है कि अगर दिल्ली बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से ये कह दिया जाए कि दिल्ली में सफाई कहां पर है कहां पर नहीं, तो यही इन्हीं चीजों में रह जाते हैं कि ये वाली सड़क तो एमसीडी के अंडर आएगी और ये वाली सड़क पीडब्ल्यूडी के तहत आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर काम करें यहाँ पर नहीं करें, लेकिन सफाई व्यवस्था सारी एमसीडी के अंदर है। इस तरीके की जब बातें होती हैं, अब दिल्ली पुलिस, अगर पुलिस को भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा तो क्या वाकई काम हो पाएगा? इस तरीके की मांग तो बिल्कुल वाजिब नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल वाजिब नहीं है मुस्कान। फिर क्या जो आम आदमी की प्रवक्ता हैं या आम आदमी पार्टी ये इंश्योर करेगी कि भी कोई क्राइम नहीं होगा? हाँ, क्राइम 0 हो जाएगा, क्राइम मुक्त हो जाएगी दिल्ली? ये संभव नहीं है, बल्कि उससे और पेचीदगियां बढ़ेंगी। अब मान लीजिए बांट दिया जाता है तो बहुत सारी विसंगतियां पैदा होंगी। आज तक तो थानों की लड़ाई चल रही थी और अब तो फिर सरकार की लड़ाई चलेगी, पुलिस की लड़ाई चलेगी। मैं वही बता रहा हूँ, तो वो उसका इलाज नहीं है। देखिए, हत्या होती है, किसी की भी हो, किसी भी कारण हो, दुखद है और निंदनीय है। इस पर कोई राजनीति न करके कुछ न कुछ सकारात्मक पहल करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो
और समाज में जो क्राइम का रेट है वो घटे, और सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे, बजाय ये छोड़ के कि पुलिस को बांट दिया जाए या पुलिस केंद्र के अंदर है या गृह विभाग के अंदर है। ये कह देने से सिर्फ जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है मुस्कान। देखिए, जनता एमएलए भी चुनती है, जनता एमपी भी चुनती है, तो जिम्मेदारी सबकी है। जनप्रतिनिधि हैं आप, और जब आप सरकार में बैठे हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इस तरह की घटनाओं की निंदा करें और सकारात्मक पहल करें और सकारात्मक सुझाव दें। बताएं कि भी आप ऐसा करेंगे तो ऐसे क्राइम को कम किया जा सकता है। ये पॉजिटिविटी हुई। और एक ये है कि भी टांग खिंचाई करना है तो कोई किसी की भी टांग खींचते रहिए, राजनीति करते रहिए। जैसे शीला दीक्षित के इस्तीफे पर उन्होंने कह दिया कि भी वो राजनीतिक है, तो अगर इन सब लॉ एंड ऑर्डर पे भी राजनीति होगी तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सीधा प्रदेश से और प्रदेश की जनता से जुड़ा होता है। वो कोई मजाक नहीं है कि हम तो मजाक कर रहे थे कि शीला दीक्षित इस्तीफा दो। सीरियस होना पड़ेगा, राजनीति से इतर सोचना होगा हम सब लोगों को, और सहयोग करना होगा पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का। देखिए, हर व्यक्ति अपना योगदान अगर देगा तो मैं ये समझता हूँ चीजों को रोका जा सकता है, इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। बिल्कुल ठीक है उपाध्याय साहब। जी, आनंद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। आनंद साहब, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को क्यों अपने पास रखा है, तो मैंने इसका उत्तर पहले भी दिया था और मैं इनको फिर से बता देता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो सरकारी प्रचार का बजट है वो 1000 करोड़ रुपए का है। उसमें 200 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है अगर 1000 का ऐड छोड़ दिया जाए तो 1000 करोड़ का। उसी प्रकार ठीक 4455.21 करोड़ यानी कि 4455 करोड़ रुपए का सालाना बजट है दिल्ली पुलिस का। तो आप अगर बिजली की बात कर ले तो क्या स्थिति आज हो गई है पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर, तो प्रचार कर कर जो फिर आप सिस्टम को बिगाड़ेंगे तो इससे बच सके दिल्ली पुलिस के केंद्र सरकार के ही अधीन रहे, क्योंकि वो क्षमता नहीं है राज्य सरकार की कर पाने की, क्योंकि राज्य सरकार का पूरा दर्जा उसे नहीं मिला है। अगर बात कर ले हम एकता की, तो हम जब भी बात करते हैं तो हम देश की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं और हम बात करते हैं आपको सुरक्षा देने की। ये जनता द्वारा जब सरकार चुनकर वहां बैठाई जाती है तो ये सरकार का दायित्व होता है और पीछे सवाल पूछने चाहिए विपक्ष में बैठकर, इसका क्या उत्तर है देना है ये सत्ता पक्ष तय करेगा। लेकिन बात कर राजनीति करना कितना जायज होगा। अगर आपने देखा एमसीडी का ही अगर हम उदाहरण लेकर देखें, अभी बहुत देर पहले आप भी कह रही थी, तो एमसीडी जब 2011 में बता था उस समय भी बीजेपी ने विरोध किया था और बाद में जब एक किया तो अब कोई हो मेयर दिल्ली का कोई हो एक ही चुना जाएगा और उसी की सारी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि किसको ठीक करना है किसको नहीं ठीक करना है। जिस प्रकार विपक्ष की जिम्मेदारी होती है या जब कोई राज्य सरकार जब चुनाव लड़ती है तो कुछ बहुमत आकर सरकार बनाते हैं, कुछ लोग विपक्ष में रहते हैं, लेकिन मानना बात सीएम का ही पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार मेयर का भी चुनाव वैसा ही हो रहा है। बात करें थोड़ा सा हटकर, अगर दिल्ली से सटे प्रदेश की बात कर ले तो वहां क्या स्थिति हो गई है। वहां तो लॉ एंड ऑर्डर इनके ही हाथ में है, कितने सजगता से इन्होंने कार्रवाई कर ली। और यही नहीं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां पहुंचे थे और जब एक राजनीतिकरण का एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास छेड़ दिया गया था, एक राग छेड़ दिया गया था कि पब्लिक स्टंट लेने की कोशिश की जा रही है, क्या कार्रवाई कर ली गई, क्या कार्रवाई हो गई। दिल्ली पुलिस के माफ कीजिएगा पंजाब पुलिस के मुख्यालय पर जब हमला हो गया क्या कार्रवाई हो गई। जब आपको पटियाला कोर्ट के पास जब खालिस्तानी लोग हल्ला करने लगे तो आपने क्या कार्रवाई कर लिया। तो
कहने की बात होती है और करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे थे उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, लेकिन हाँ उसके बाद की जो 2 घटनाएं हैं उसमें क्या कार्रवाई की गई है उस पर मैं जानूंगी जितेंद्र पॉल जी से। लेकिन आनंद साहब, एक सवाल तो ये भी है ना, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम इस पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते कि कानून व्यवस्था किस तरीके की है। कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है दिल्ली में, ये आपको मानना पड़ेगा। ये कोई पहली घटना नहीं है, आप देखिए कितनी कितनी घटनाएं हो जाती है, कोई ये घटना तो है नहीं। मैं बार बार रोहिणी कोर्ट का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि वहां पर तो आए दिन ही ऐसी घटनाएं होती है। कोई मतलब ही नहीं है वहां पर कि आपको कोई सुरक्षित महसूस कर ले खुद को। अगर वहां पर आम इंसान भी कोर्ट में अपने किसी काम से जाता है तो वो भी डर डर कर जाता है वहां पर कि कब फायरिंग हो जाए, रोहिणी कोर्ट में कुछ नहीं पता। तो वो भी तो दिल्ली सरकार के, दिल्ली माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार के अंडर है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है वहां पर? कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेंगे ना। देखिए, सवाल उठना लाजमी है। और मैं आपको ये बताऊं, कोई भी गोली कहीं भी अगर खुले में चलाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे डाला। और वो जो लाइसेंस धारी लोग जो अपने शौक से भी कभी फायरिंग कर दिया करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करती है। तो ये मैंने जब चर्चा की शुरुआत की थी उस समय मैंने कहा था कि अगर मुझे किसी चीज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी गई है और अगर हम उसका अगर शो ऑफ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हम कानून का उल्लंघन करते हैं और उस पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए और हुई भी है। जी ठीक है, जितेंद्र पॉल जी। इन्होंने अपना, मैंने पहले भी बोला है कि देखिए ये जो पहले तो इसको 2 हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। एक तो आतंकी कार्रवाई होती है, दूसरी होती है क्राइम वाली। इन्होंने पंजाब की मिसाल दिया भी, हमने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर जब मोदी जी आए थे पंजाब में तो उस समय हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी। उधर जिन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया वो बीजेपी वाले लोग थे उस समय। जब ये सभी बात वायरल हो चुकी है, उसको उनको किसी ने नहीं रोका था। वो एक प्लानिंग के तहत वो खुद ही वापस गए थे, ये तो सभी को मालूम है। और ये इस पर बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हो चुकी है। पंजाब में जो वारदात हुई है, पंजाब में नई नई सरकार बनी है। ये जो आतंकी हमले होते हैं, ये ऐसी बात नहीं है भाई ऐसी नई सरकार बनी, कुछ लोग उठे उन्होंने आतंकी हमला कर दिया, या कुछ लोगों ने आप ये मत कहिए कि नई सरकार बनी, आप ये कहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार को कानून व्यवस्था की अभी इतनी कोई जानकारी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, तभी तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी एक ही घटना हुई है आतंकी घटना, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की गई और लोगों को पकड़ा गया और बहुत बड़ी घटना थी वो। और दूसरी जो खालिस्तानी कार्रवाई हुई है, ये पंजाब में नहीं और भी तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ही क्यों हुई तमाम चीजें? बहरहाल बात हम दिल्ली पर कर रहे हैं, वापस दिल्ली पर आएंगे। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब की बात थी, एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब की बात थी, वापस दिल्ली पर आएंगे। दिल्ली पर अपनी बात रखिए। मुस्कान जी, ये ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार आई और इनको ऐसी दुर्घटना को इन्वाइट कर दिया गया, ऐसी बात कभी नहीं होती। ऐसे तो सोचना भी चाहिए हम लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ये मानकर बैठी थी क्या कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और हम पहले से सारी तैयारियां कर लें? ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बॉम्बे वाली घटना बताता हूँ। बॉम्बे में होटल में बहुत बड़ा इधर उधर मत जाइए, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी बॉम्बे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, एक जगह रहिए पहले आप। ऐसी घटनाएं अगर होती है तो ये नहीं है भी हमारी सरकार बनी और हमने आतंकवाद को इन्वाइट कर लिया, ऐसे कैसे सोचा जा सकता है? ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। भाई आम आदमी पार्टी की सरकार आई और ये कार्रवाई होनी शुरू होगी। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार कोई आतंकवादी को बढ़ावा थोड़ी दे रही है? हमारी नीति, हमारे नेशनल लोग हैं। तो फिर तो आपको बीजेपी पर भी कोई हमला नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी कौन सा चाह रही है कि देश में या फिर राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए? हम कौन सा कह रहे हैं बीजेपी चाह रही है? मैंने तो क्राइम और आतंकवाद को बिल्कुल अलग अलग रखा है। क्राइम तो तुरंत कभी भी हो सकता है। एक घर वालों में बीच में झगड़ा उसी में मर्डर हो जाते हैं, उसको हम आतंकवादी घटना से एक साथ जोड़ नहीं सकते। तो फिर नहीं जोड़ सकते, आगे बताइए। तो क्या चाह रहे हैं आपके दिल्ली में भी बंटवारा कर दिया जाए क्या पुलिस का? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। दिल्ली में कुछ ऐसा रोल होना चाहिए पुलिस में, पुलिस का और उनका आपसी कोऑपरेशन होना चाहिए, उनका एक साझा ऐसा है ना। और फिर दिल्ली पुलिस जो है उन पर राज्य सरकार का बिल्कुल नियंत्रण ही नहीं है।
एक एसएचओ तक नहीं लगा सकते, वो एक एसएसपी की बदली तक नहीं कर सकते। ये तो अगर इकट्ठे होकर काम किया जाएगा, आपके पास कोई जो है काम वो तो तो किया कर जा लीजिए। सकता है। आप अगर आपको वाकई चाहिए कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे तो इसके लिए आप बहुत से काम कर सकते हैं। आप जगह जगह जागरूकता फैला सकते हैं, मॉक ड्रिल करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कानून किस तरीके के हैं इस बारे में लोगों को बता सकते हैं। कुछ तो करिए, कोई पहल तो करे दिल्ली की सरकार कि हम रख रहे हैं कानून व्यवस्था को बनाकर, हम कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे। क्या आप केंद्र दिल्ली सरकार की से मिलकर काम नहीं कर सकते हैं? आपको अपने ही हाथ में चाहिए सब? नहीं, ऐसी बात है ही नहीं है। दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठी, उन्होंने बहुत काम किए हैं, हर फील्ड में काम किया है, सफाई के प्रति भी काम किया है। सफाई पर बात मत करिए, जिस बात की बात हो रही है उस पर बात रखिए जतेंद्र पॉल जी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धर कर कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है हाथ पर? 6 साल हो गए, काम हो रहा है, हर फील्ड में काम हो रहा है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसको टच ना किया हो। ठीक है, अब ये जो क्राइम वाली घटना है, ये तो इसको कंट्रोल तो पुलिस ने ही करना है, और पुलिस हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बोला है कि पुलिस की भी इसको शाबाशी वाली बात है, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, अच्छी बात है ये। ठीक है उपाध्याय साहब, ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली में कभी कानून व्यवस्था की बात हो तो आम आदमी पार्टी से बातें ना की जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सत्ता में है तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। इनको कहीं लगता है कि पुलिस कोताही बरत रही है तो उसको पॉइंट आउट करें, बताएं, एलजी को बताएं, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देखते हैं कि भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं आंदोलन करती हैं, सड़क पर आती हैं, और आम आदमी पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है? इसके लिए कभी सड़क पर उतरे या कोई मांग की या कोई इस तरह की कार्रवाई की आम आदमी पार्टी? शायद नहीं की है। अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए इतने ही आप चिंतित हैं तो आपने कोई धरना प्रदर्शन या लिखा पढ़ी कुछ नहीं की। दूसरा, अभी बात आ रही थी कि भी राहुल आनंद जी कह रहे थे कि एड पे जो पैसा खर्च होता है उससे पावर हाउस लग सकता है। इसके लिए कानून बन जाना चाहिए। देखिए, एक उंगली हम आम आदमी पार्टी को कहेंगे कि वो इतने एड पर खर्च करते हैं, तो जहां आपकी सरकारें हैं वहां भी तो एड पर खर्च होता है। क्यों खर्च किया जाता है एड पर खर्च? मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ कि भी इस तरह के प्रचार पर जनता का पैसा लुटाया जाए और अपना पीआर बढ़ाया। देखिए, काम होगा तो जनता खुद कहेगी, उसके लिए प्रचार करने की जरूरत क्या? अगर शिक्षा में सुधार होगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा, अच्छा रोजगार मिलेगा, तो जनता खुद बोलेगी, उसके लिए प्रचार करने की जरूरत शायद नहीं पड़ती। तो जो एड का जो एक बहुत बड़ा बजट सभी सरकारें अपने आप को चमकाने के लिए करती हैं, उस पर भी एक अंकुश लगाने की जरूरत। सिर्फ आम आदमी पार्टी या दिल्ली पर शिकंजा कसने से नहीं होगा। सभी राज्य सरकारों के लिए एक मैंडेटरी होना चाहिए कि भी इससे ज्यादा पैसा आप एड पर खर्च नहीं करेंगे, और वो पैसा भी एक नॉमिनल पैसा हो। ऐसा ना हो कि हजारों करोड़ रुपए का बजट हो ऐड करने का। रहा जहां तक देखिए दिल्ली पुलिस जो अपनी उसकी काम करने की क्षमता है उससे ज्यादा काम करती है। दिल्ली को सुरक्षित रखना है, यहाँ वीआईपी हैं उन सबकी सुरक्षा की देखभाल करनी है। और देखिए, जिस तरीके से आबादी है उतनी संख्या में तो पुलिस नहीं है उस अनुपात में। और मुस्कान, ये भी यथार्थ है कि हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला नहीं लगाया जाता। बिल्कुल, हम सबको जिम्मेदारी उठानी होगी। ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर हम सरकार के भरोसे और पुलिस के भरोसे ये बैठे बात रहते ठीक है उपाध्याय साहब, लेकिन पहले जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की रहेगी ना। देखिए, जिम्मेदारी बिल्कुल दिल्ली पुलिस की है। अगर कहीं क्राइम होता है तो बिल्कुल जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की बनती है, और दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा, और दिल्ली पुलिस जवाब देती भी है। जब कोई और हम घटना कितनी घटती कितनी है घटनाओं पर सब्र तो कर बैठ जाए उपाध्याय सब, कितनी घटनाओं पर। आप देखिए, एक साथ एक 19 वर्षीय जो उसको तो बच्चा ही कहेंगे, एक युवक है, वो नाबालिग की उम्र में गिना जा सकता है उसे। एक 19 वर्षीय जब युवक की इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, क्या ये मान लिया जाए कि उसकी भी कोई आपसी रंजिश होगी? एक 19 साल के बच्चे की भी कोई आपसी रंजिश होगी? उसके माँ बाप का क्या हाल होगा इस समय, हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं।
मुस्कान, रंजिश भी होगी तो ये थोड़ा है कि रंजिश में कोई किसी का मर्डर कर देगा। बहुत सारे लोगों से रंजिश है तो वो मर्डर तो नहीं कर देते हैं। इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि पारिवारिक झगड़ा था या आपकी रंजिश थी, इसलिए चाहे पारिवारिक झगड़ा है तो परमिशन दे दी जाएगी कि मर्डर कर दिया जाए। ये सब चीजें चिंतित करती हैं और पूरे समाज को चिंतित करती हैं। और जब लॉ एंड ऑर्डर कमजोर होता है तो सरकारों की तरफ उंगलियां उठती हैं। और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ही तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की होती है, जिससे में निश्चिंत होकर जान माल की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकारें उसमें विफल रहती हैं तो प्रश्न तो उठेगा, और प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। हम कितना भी उससे बचने की कोशिश करें, लेकिन हम अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकते। बिल्कुल। आनंद साहब, मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब। आनंद साहब, देखिए, कर्तव्य निष्ठा का जो बात है और जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में जो ईमानदारी होनी चाहिए वो दिल्ली पुलिस कर रही है। मैंने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कहा था, और कि जो घटना घटी उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की ये एक जानने योग्य बातें हैं। दूसरी बात, मैं जो उपाध्याय साहब ने एक बात कही कि दिल्ली आनंद साहब, देखिए, घटना घटने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की वो आपने बता दिया, लेकिन मेरा ये सवाल है कि ऐसी घटनाएं घटती ही क्यों हैं? कि ये घटनाएं होने से पहले दिल्ली पुलिस क्या करती है? देखिए मुस्कान जी, थोड़ी देर पहले इसका उत्तर आरबी उपाध्याय जी ने ही दिया था, जो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पीछे पुलिस को नहीं खड़ा कर सकते हैं। देखिए, कानून सशक्त है और कानून अपना कार्रवाई करेगा संविधान के दायरे में रहकर। अगर मेरी मंशा रहेगी कि मैं आपके यहाँ बैठकर अगर लड़ाई कर लूं, तो क्या वहां आकर पुलिस मौजूद है? कि मौजूदगी में कभी भी कोई कार्य नहीं होता है, वो पीछे ही होकर होता है। तो जो व्यवस्था की जहां तक बात आती है, तो वो व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, कितनी मजबूत है और कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है, ये जानना है। अगर हम थोड़ा दूसरी इसके ऊपर बात करें, जो अभी थोड़ी देर पहले आरबी उपाध्याय जी ने एक बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रचार का बजट कम होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से एग्री हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार जो अपना कार्यशैली की जो प्रणाली है, जो 1000 रुपए का जो वो बजट भेजती है, जो खर्च करती है, उसके बाद वो आरोप प्रत्यारोप का दौर करती है। लेकिन अन्य राज्यों में भी 18 प्रदेशों को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्यों में जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है, वहां पे भी लोग हैं जो प्रचार करते हैं, लेकिन कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। वो अपना काम निरंतर करते रहते हैं। वो ये सोचना है सरकार को कि वो कमाती कहां से है और कमाकर वो अपने लोगों की वेलफेयर में कितना खर्च करती है, ये मायने रखता है। ठीक है, जितेंद्र पॉल जी। मुस्कान जी, जैसे दिल्ली सरकार की बात हुई एडवर्टाइजमेंट वाली, देखिए दिल्ली सरकार ने अपने बजट पे पूरा नियंत्रण किया हुआ है। वहां पे पूरे भारत में एक ही सरकार है जिसका बजट प्रॉफिट में जा रहा है। उसने अपने ज्यादा बजट एजुकेशन और हेल्थ पर चल रहा है। 25% बजट जो है वो एजुकेशन पर लगाया जा रहा है। ये किसी भी स्टेट में नहीं है। या तो एक भी किसी स्टेट का नाम लेकर बता दें जिस स्टेट में एजुकेशन पे 25% बजट लगाया जा रहा है। दूसरा, हेल्थ पे 10% बजट लग रहा है और उसकी चर्चा भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। तो चल रहा है, दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। जहां तक बात लॉ एंड ऑर्डर की है, लॉ एंड ऑर्डर मैंने पहले भी बोला, देखिए क्राइम जो होता है ना, क्राइम किसी को एक दो भाइयों में भी कई बार झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ हम ये सोच रहे हैं उसको रोका क्यों नहीं गया पहले, ये कुछ ऐसी बात सोची जा नहीं सकती। तो ठीक है, जो दुर्घटना होगी वो उसको उसकी वो निर्दयी हो गया। 2 नौजवान लड़कों की डेथ हुई है, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने काम किया, पकड़ा भी है, कार्रवाई भी हो रही है। आगे के लिए पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भी कहाँ कौन आप हैं, आप जा रहे हैं, आप किसको मारेंगे, किसका मर्डर करेंगे, वो कोई उसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और जहाँ तक दिल्ली पुलिस की बात है, दिल्ली पुलिस हर उस जगह जहाँ कोई घटना घटती है तुरंत पहुंचती है और कार्रवाई करती है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जबकि अन्य स्टेट में आप देखेंगे पुलिस के पहुंचने में काफी समय लग जाता है, गैप होता है।
लेकिन और दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो दिल्ली में भी और दिल्ली पुलिस में भी सुधार की गुंजाइश है और सुधार करने की जरूरत है, जिससे आम आदमी अपने आप को महफूज फील कर सके और उसे ये एहसास दिलाया जाए कि भी आप राजधानी के अंदर सुरक्षित हैं, किसी भी तरह की डरने की और उसकी जरूरत नहीं। मैं मानता हूं कि भी लॉ एंड ऑर्डर का हमने जहांगीरपुरी की घटना देखी कि पाठक जी स्वयं वहां मोर्चा संभाल रहे थे। जो पुलिस के आधा अधिकारी घटना स्तर पर पहुंचकर और जब स्थिति का जायजा लेके और वहीं तुरंत ऑर्डर देते हैं तो वो चीजें कंट्रोल भी होती हैं। जहांगीरपुरी में जितना हो चुका उसके बाद वो चीजें कंट्रोल हो गई। तो पुलिस चाहे तो कंट्रोल करती है, ऐसा नहीं है कि भी नहीं करती है। न कोई राज्य सरकार चाहती है न केंद्र सरकार चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, मर्डर हो, चोरी हो, डकैती हो। हर सरकार की प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर होता है और लॉ एंड ऑर्डर पे ही पूरा प्रदेश का इन्वेस्टमेंट, कारोबार, घर परिवार सब उसी के ऊपर टिका होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो मैं कारोबार कर पाऊंगा और लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो मैं क्या कारोबार कर पाऊंगा। मैं दिन भर कारोबार करूंगा, शाम को मेरे पास छीन के ले जाएगा। इन विषम परिस्थितियों में कारोबार नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर पहली चीज है और सबको मिलकर उसको मेंटेन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए पुलिस का और अपने सुझाव भी देने चाहिए। आम आदमी पार्टी भी सत्ता में है दिल्ली में, तो किस तरीके से और अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है उसके ऊपर अपने सुझाव दें, जो मेरे ख्याल से नहीं दिए जाते। जानना चाह रही थी उपाध्याय साहब आपसे कि हमने ठीक है, देखिए बीजेपी से तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किए और ज्यादा इसमें सुधारीकरण हो, लेकिन आम आदमी पार्टी से उम्मीद क्या करें? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो साफ तौर पर एक शब्द उनके पास यही है, एक सेंटेंस वो कह देती है कि दिल्ली सरकार के पास दिल्ली पुलिस नहीं है। इतनी बात कहकर वो खत्म कर देती है, अपनी हर जिम्मेदारी से साफ हो जाती है। नहीं, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी मुस्कान, ये कह देने भर से नहीं होगा। जब आप शीला दीक्षित को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं तो लोग आपको भी जिम्मेदार ठहराएं। पुलिस तो शीला दीक्षित के जमाने में भी राज्य के पास नहीं थी, केंद्र के पास ही थी, तो फिर आप कैसे जिम्मेदार ठहराते थे? आज भी परिस्थितियां वही हैं। जिम्मेदारी आपकी, हम सबकी बनती है, सरकारों के अलावा समाज की बनती है, बुद्धिजीवी वर्ग की बनती है, मीडिया की बनती है। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं और सब अपनी भूमिकाएं अगर ईमानदारी से निभाएंगे तो मैं समझता हूँ क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है। और जब राजधानी में क्राइम कंट्रोल नहीं होगा या राजधानी में जब जान माल की सुरक्षा नहीं, तो फिर देश में और कौन सी जगह ऐसी बचती है कि जहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? कोर्ट में गोली चलना एक सीरियस घटना होती है, जहां न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया जाता है कि भी वहां अगर न्यायालय सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी या आम नागरिक कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? जबकि न्यायालय में पुलिस का बंदोबस्त चाक चौबंद होता है, उसके बावजूद गोलियां चलती हैं, क्या वो चिंता पैदा नहीं करता? और उस क्षेत्र में चाहे वो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, एक बार हो जाने के बाद दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है तो प्रश्न और गंभीर हो जाता है कि पहले हो गई गोलीबारी फिर दोबारा रिपीट हो रही है। तो फिर कहीं ना कहीं सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, तभी इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, आनंद साहब। राहुल आनंद जी अपनी बात रखें। अब देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि दिल्ली पुलिस सक्षम है और सबल है क्राइम को कंट्रोल करने में, क्योंकि अगर हम नेशनल क्राइम कोर्ट की बात करें तो उसमें भी दिल्ली को रैंकिंग अच्छी मिलती है। और दूसरी बात अगर इसके ऊपर रखी जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो भी घटना घटती है, जैसे कि आरवी राजा जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है, मैं उनके बात से समर्थन करता हूँ कि उन्होंने भी कहा कि जब भी कहीं कोई घटना घटती है तो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली प्रणाली काफी बेहतर है। लेकिन जो फिर भी कुछ अगर सुझाव मिलते हैं जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को और बेहतर और सुदृढ़ बनाया जा सकता है तो ये माना जा सकता है।
एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर ये समझता हूं मैं कि हमें इसको खंडन करना चाहिए और इसको और पारदर्शिता के साथ जनता के बीच में प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई सुझाव दिया आपको आज तक लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? कोई नहीं, आम आदमी पार्टी से तो ये सवाल कर ले तो उनके पास तो एक ही जवाब है ना कि हमारे पास तो है नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो इसके लिए कोई कानून ही नहीं है, हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है, इसके लिए कोई अधिकार नहीं है हमारे पास। सुझाव देने के लिए कौन से कानून की और उसकी जरूरत है? सुझाव तो ऐसा है, देखिए अगर हम लोग आरोप प्रत्यारोप से बचेंगे, जिसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो अपना कार्य करे। आम आदमी पार्टी को फिलहाल सबूत और खास करके प्रश्न उठाना ही आता है, इसलिए वो यही काम ज्यादा कर सकती है। और हमें जो कार्य आता है, क्योंकि हम कामदार श्रेणी से आते हैं, तो हम कामों पे ध्यान देंगे और अपने आप को निखारने के लिए और क्या हम कर सकते हैं, ये अगर हमें कोई प्रस्ताव देता है, सुझाव देता है, तो इस पर जरूर मंथन की जाएगी। और आपने देखा कि कानून व्यवस्था को खास करके जब भी गृह मंत्रालय अपने अंडर में रखा है, चाहे वो उस वक्त की बात कर रहे जब धारा 370 हटी थी और 35 से हटा था, उस समय लोग जब इस बात का माहौल खड़ा कर रहे थे कि देश में अस्थिरता फैल जाएगी और कोई बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, देश का झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, तो उन्हीं लोगों के मुंह पर जबरदस्त समाचार भी दिया जा चुका है और ये प्रूफ किया जा चुका है। लेकिन जो घरेलू हिंसा जब कुछ ऐसी घटती है तो खास करके इसको भी रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठा रखे हैं जो जिनका हम इस्तेमाल करके उन सभी चीजों को रोका जा सकता है। भविष्य में भी क्राइम को कैसे और पारदर्शिता बनाया जाए, इसके ऊपर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा कि हम रख सकते हैं इन सब बातों को। ठीक है जितेंद्र पॉल जी, अभी तक तो आपने सोचा ही होगा आज तक जिस तरीके से दिल्ली में घटनाएं हो रही है, आम आदमी पार्टी ने कोई ना कोई सुझाव तो सोचे होंगे अपने दिमाग में। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाए, ये दिल्ली पुलिस का बंटवारा कर दिया जाए और दिल्ली पुलिस आदि हमारे पास आ जाए, सुझाव अभी बता दीजिए आपने क्या सोचा, कुछ एक दो सुझाव दे दीजिए इसी माध्यम से। अभी तक तो सरकार इस पर सीरियस है, ऐसी बात कभी अभी हुई नहीं, लेकिन एलजी का भी इसमें रोल बनता है। अभी नहीं सुझाव, मैं आपसे सुझाव पूछ रही, सुझाव तो बताइए कुछ। अभी तक मुझे तो मालूम नहीं अभी क्या सुझाव दिया या नहीं दिया। दिया तो है ही नहीं ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके क्या सुझाव है? नहीं, मुझे ऐसी बात मालूम नहीं है अभी क्या कौन सा। दिल्ली सरकार चिंतित है इस बात पे, ऐसी बात नहीं है अभी दिल्ली। चलिए दिल्ली सरकार चिंतित है, लेकिन ये नहीं पता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, ये पता ही नहीं। दिल्ली सरकार को ये पता है कि हमारे पास कानून व्यवस्था आ जाए, आधी पुलिस हमारे अंडर आ जाए। तो देखे ना मुस्कान जी, टाइम स्पैन तो देखिए ना, घटना कब हुई है, इतनी जल्दी क्या ये पहली घटना कैसी बात कर रहे हैं आप जितेंद्र पॉल जी? पहली घटना थोड़ी है, पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है दिल्ली में जितेंद्र पॉल जी, पहली कोई घटना नहीं है। बिल्कुल पहली घटना नहीं है, मैंने खुद एग्जाम्पल दी है, मैंने निर्भया तो अभी तक क्या दिल्ली में, चलिए एक बात बताइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को कितने साल हो गए? 6 साल हो गए जी। 6 साल हो गए, तो 6 साल में आपने कोई सुझाव नहीं देखा, अभी को कुछ नहीं सोचा आपने? दिल्ली का जो जितने जो फील्ड्स दिल्ली एलजी के अंडर है या केंद्र सरकार के अंडर है, इसमें एलजी का भी रोल बनता है। हमारी सरकार ने बहुत बार अप्रोच किया केंद्र का, बहुत बार केंद्र का अप्रोच किया है। एलजी का रोल बनता है, केंद्र का रोल बनता है, एलजी का रोल बनता है, आनंद जी का रोल बनता है, आपका कोई रोल नहीं बनता? नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं बनता? हमारा भी रोल बनता है, क्यों नहीं बनता है हमारा रोल? वही तो पूछ रहे हैं, आपने क्या भूमिका निभाई आपने? एक मिनट ध्यान से सुन लेना, जब ऐसी घटना होती है ना, तभी ये बात करनी उचित नहीं होती कि क्या रोल बनता है, क्या सुझाव दिया है। अभी एक मिनट सुन ले। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बहुत बार केंद्र को अप्रोच किया इस मामले पे, बहुत बार अप्रोच किया, बहुत सुझाव दिए हैं, माना कौन सा है? अच्छा क्या अप्रोच किया है कि यही तो नहीं पता उपाध्याय साहब, इन्होंने बहुत कुछ कर दिया लेकिन पता नहीं है क्या कर दिया। ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने कितनी बार केंद्र के पास अप्रोच किया है। अभी हमारी दिल्ली सरकार लगता है आंखें बंद करके काम करती है, अपने प्रवक्ताओं को भी नहीं बताती है कि उन्होंने क्या सुझाव दिए। जो लोगों के सुधार के लिए, पब्लिक के लिए जो काम होता है वो फाइल हमारी रिटर्न कर दी जाती है। तो ये तो पब्लिक के लिए ही है। जिस हालात में दिल्ली सरकार काम कर रही है वो दिल्ली सरकार को ही मालूम है। इतनी बंदिशें, इतनी पाबंदियां से सरकार चल नहीं सकती।
इसको पूरा टोटल राज्य का दर्जा देना आपसे चाहिए। पहले तो जैसे दिल्ली में किसी ने राजी नहीं किया, आप पहली ऐसी सरकार है जो दिल्ली चला रही है, जो सारी समस्याएं आम आदमी पार्टी को ही पता है। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में राज हुआ है, बहुत ज्यादा उसकी चर्चा कर रही है। ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़े काम किए हैं। हमारा बजट, मैंने पहले बोला, हमारा बजट आप देख लीजिए। बजट पर मत जाइए, आप कैसी बात कर रहे हैं जितेंद्र पॉल जी? जिस बारे में बात हो रही है उस बारे में बात करिए ना, बजट पर बात कर रही हूँ क्या मैं आपसे? हर फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक छोटे ठीक है, इसका सीधा सा जवाब ये है कि आपके पास जवाब नहीं। उपाध्याय साहब, जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा, समय की कमी है मेरे पास। देखिए, जवाब नहीं है आम आदमी पार्टी के पास, क्या सुझाव दिए जाए नहीं पता आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये नहीं पता कि दिल्ली सरकार ने क्या सुझाव दिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। जवाब नहीं है जितेंद्र पॉल जी आपके पास, दिख रहा है साहब। मेरे पास उपाध्याय साहब, आप तो सुनने को तैयार नहीं है। आप मुद्दे पर बात करेंगे तब ना। आप तो बजट पर बात करें, आप मुंबई पर बात करें, आप पंजाब पर बात कर रहे हैं। वो बात, अगर आप एक ही बात पर सेंट्रलाइज हो जाएंगे ना, तो बात अपने मुद्दे से भटक जाती है बात। वो आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उपाध्याय साहब। हमारे पास लैंड एक बात से लेकर बैठ गया। आ रही मैं जितेंद्र पॉल जी। उपाध्याय साहब, अभी आज ही की तो घटना है, आज ही की तो घटना है। दिल्ली सरकार उससे पहले बहुत बार केंद्र सरकार को अप्रोच कर चुकी है। कैसे बात कर रहे हैं जितेंद्र पॉल जी? स्कूलों में आपने दिल्ली सरकार में दिल्ली में काबिज होने के बाद सोचा था क्या कि स्कूलों को किस तरीके से सुधार करेंगे स्कूलों का? मीटिंग की है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी दिल्ली सरकार ने बहुत बार। ठीक है, दिल्ली सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिल्कुल भी सख्त नहीं है, ये साफ दिख रहा है आपके चेहरे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से ये घटनाएं हो रही है, अब देखना होगा कि कब इन घटनाओं पर लगाम लगेगी। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है, लेकिन सुझाव की बात जब होती है तब कोई सुझाव विपक्ष की ओर से नहीं दिए जाते, या यूं कहीं कि दिल्ली सरकार की ओर से नहीं दिए जाते केंद्र सरकार को। अब ये देखना होगा कि कब दिल्ली में पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कायम होगी और आम जो जनता है वो दिल्ली में ये कहकर खुश हो पाएगी कि दिल्ली में अब हम सुरक्षित हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एएनबी न्यूज़। नमस्कार।